हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टैलेंट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टैलेंट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम देखेंगे आपका लेक्चर नंबर 35। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपका, शिक्षण कौशल का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए प्रमुख शिक्षण कौशलों की विवेचना कीजिए। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, पाठ्य प्रस्तावना कौशल के घटकों की विवेचना कीजिए। यह आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। शिक्षण कौशल का अर्थ। शिक्षण कौशल का आशय अध्यापक के उन क्रियाओं एवं व्यवहार से है जिसके आधार पर छात्रों की अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है। इसके आधार पर शिक्षण संबंधी उद्देश्यों को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षण कौशल का क्या अर्थ होता है? शिक्षण कौशल वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी भी पाठ्य वस्तु को शिक्षक के द्वारा आसान बनाया जाता है। वो किस भी कौशल के माध्यम से, जिस कौशल के माध्यम से, जिस निपुणता से, जिस स्किल से वो अपने पाठ्य वस्तु को आसान बनाकर अपने शिक्षण के माध्यम से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिससे वो अधिगम कर पाएं, वो होता है उसका शिक्षण कौशल। नंबर 1 है एन.एल. गेज के अनुसार शिक्षण कौशल में विशिष्ट अनुदेशनात्मक क्रियाएं एवं प्रक्रियाएं हैं जिन्हें शिक्षक अपनी कक्षा में प्रयोग करता है। इनका संबंध शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं से होता है अथवा अध्यापक इनका अपने शिक्षण में निरंतर प्रयोग करता है। यहाँ पर एन.एल. गेज के अनुसार लिखा है कि जो शिक्षण कौशल होता है एक तरह की विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया होती है जिसमें शिक्षक अपनी कक्षा में शिक्षक अपनी कक्षा में प्रयोग करता है। मतलब जो भी प्रक्रियाएं या अनुक्रियाएं शिक्षक के द्वारा अपनी कक्षा में प्रयोग की जाती हैं, जो शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं को भी बताता है और इसका प्रयोग शिक्षक एक बार भी कर सकता है और निरंतर भी कर सकता है, जिससे उसका जो शिक्षण कार्य है प्रभावशाली बने उस कौशल के माध्यम से। तो जिससे शिक्षण कार्य प्रभावशाली भी बनेगा और साथ ही साथ छात्र अधिगम में आसानी से अधिगम कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो शिक्षण कौशल के अंतर्गत आ जाती हैं। नंबर 2 हम देखेंगे बी के पासी के अनुसार शिक्षण कौशल छात्रों को सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की जाती हैं। जो शिक्षण कौशल है वो छात्रों को अध्ययन में आसानी हो और शिक्षक भी अपने शिक्षण कार्य को और प्रभावी बना सके, तो उसलिए वो शिक्षण कौशल का यूज करता है। वी के पासी के अनुसार हम लोग पढ़े हैं। अब हम देखते हैं नंबर 3 मैकाइवर तथा वाइट के अनुसार शिक्षण कौशल शिक्षण व्यवहारों से संबंधित वह स्वरूप है जो कक्षा की अंतःक्रिया द्वारा उन विशिष्ट परिस्थितियों को जन्म देता है जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करती हैं। यहाँ पर जो शिक्षण कौशल होता है वो शिक्षक द्वारा उस शिक्षक के उस व्यवहार से संबंधित होता है जो उसका शिक्षण कार्य हो रहा है और उस शिक्षण कार्य में जो भी अंतःक्रियाएं हो रही हैं और वो उस अंतःक्रिया के माध्यम से जो शिक्षण कार्य के भी माध्यम से जो एक विशिष्ट माहौल क्रिएट हो रहा है शिक्षण कार्य के लिए, उसके उद्देश्य की प्राप्ति होती है। जो शिक्षण कार्य है उसके उद्देश्य की प्राप्ति होती है। शिक्षक के द्वारा जो विशेष प्रकार की परिस्थितियां बनाई जाती हैं शिक्षण अधिगम को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, वो होता है उसका शिक्षण कौशल। किस स्किल से शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को बेहतर बनाता है, प्रभावशाली बनाता है, जिससे उसके छात्र अधिगम कर लेते हैं, तो वो होता है शिक्षण कौशल।
कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल हैं। नंबर 1 यहाँ देखते हैं हम, प्रश्नीकरण कौशल। कौशल एक महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल है। अलग अलग शिक्षण कौशल होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्नीकरण कौशल, जिसमें सभी अध्यापकों को परंपरागत होना चाहिए। सभी अध्यापकों को परंपरागत होना चाहिए। प्रश्नीकरण कौशल एक परंपरागत कौशल है। पाठ्य सामग्री को सरल व स्पष्ट करने में प्रश्नों का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, बहुत ही क्लियर बात कही गई है। जो चीज़ कोई भी शिक्षक अपने शिक्षण कार्य के दौरान जो भी कोई चीज़ एक्सप्लेन करता है, व्याख्या करता है, तो फिर वो जब फीडबैक लेता है अपने छात्रों का, तो उस समय वो प्रश्नीकरण कौशल का ही प्रयोग करता है। क्यों? जब तक ले वो प्रश्न नहीं पूछेगा, छात्र आंसर नहीं देंगे, तो उसे कैसे पता चलेगा कि छात्र ने अधिगम कर लिया है। प्राचीन युग में ज्ञान का आदान प्रदान केवल प्रश्नों के द्वारा होता था। अर्थात जो गुरु होते थे वो अपने शिष्यों को प्रश्नों के द्वारा शिक्षित करते थे और उनकी समस्याओं का समाधान भी करते थे। यह विधि सुकरात के समय से चली आ रही है। वर्तमान युग में भी प्रश्नों की सहायता से शिक्षक बालकों के संपर्क में आता है, उन्हें प्रेरित करता है तथा उनके मस्तिष्क को क्रियाशील करके आवश्यक ज्ञान का वितरण भी करता है। दोस्तों, इस तरह से आज भी जब कोई शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को समाप्त कर लेता है, तो उसके बाद वो प्रश्नीकरण कौशल के माध्यम से या बीच में भी प्रश्नीकरण कौशल का यूज वो कर सकता है। तो प्रश्नीकरण कौशल के माध्यम से प्रश्न पूछ करके वो अपने छात्रों से जो भी पढ़ा रहा है, छात्र कितना फोकस कर रहे हैं। कभी कभी इस कौशल का यूज शिक्षक बीच में इसलिए भी करता है जब उसका क्लास कंट्रोल में ना हो, कोई भी टॉपिक वो पढ़ा रहा है और क्लास में व्यवस्था नहीं ढंग की हो पा रही है, छात्र इधर उधर उनका मन नहीं लग रहा, तो उस समय भी शिक्षक प्रश्नीकरण कौशल का प्रयोग करता है, जिससे छात्र एकाग्रचित हो पाएं। उन्हें ये भय रहेगा कि अगर मैं ध्यान से नहीं पढ़ूंगा तो शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर मैं नहीं बता पाऊंगा। तो इसलिए प्रश्नीकरण का यूज करके भी शिक्षक अपने क्लास को व्यवस्थित करता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि सुकरात के समय से ही चली आ रही ये प्रश्नीकरण कौशल विधि वर्तमान युग में प्रश्नों की सहायता से शिक्षक बालकों के संपर्क में आता है। आज भी और पहले भी प्रश्नीकरण कौशल का यूज होता रहा है, जिसके माध्यम से शिक्षक और छात्र एक दूसरे से अटैच होते हैं, उन्हें प्रेरित करता है तथा उनके मस्तिष्क को क्रियाशील करता है। जब तक ले कब क्यों कैसे की भावना एक शिक्षक और छात्र के मन में नहीं होगी, तब तक ले वो नवीन ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। जब एक शिक्षक और एक छात्र दोनों ही क्यूरियस होंगे किसी भी चीज़ के प्रति, किसी पाठ्य वस्तु के प्रति या किसी विषय वस्तु के प्रति, तो वो उस चीज़ की नवीनता के साथ उसके प्राचीन तत्व कहाँ से जुड़े हैं, ये सारे तथ्य वो क्लियर कर पाएगा तार्किक रूप से। आज भी छात्र प्रश्न पूछते समय अध्यापक द्वारा जिसका उत्तर पाकर अपनी जिज्ञासा शांत करता है, इसी आधार पर थ्रिंग ने कहा था, शिक्षण का अर्थ कुशलता से प्रश्न करना, यह शिक्षण का उत्तम साधन है। प्रश्नीकरण कौशल के उद्देश्य यहाँ पर थिंक के अनुसार कहा गया था कि शिक्षण का अर्थ कुशलता से प्रश्न करना। दोस्तों, एक अच्छा और प्रभावी शिक्षण वो होता है कि जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, उसमें किस तरह के प्रश्न बनते हैं और किस तरह से आप प्रश्न छात्रों से पूछते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो जाता है, क्योंकि इसी के माध्यम से बच्चे, आपके जो छात्र हैं, वो तर्क करना सीखते हैं और तर्क के माध्यम से उनका जो बौद्धिक विकास होता है। तो प्रश्नीकरण कौशल के उद्देश्य क्या है? नंबर 1 है प्रश्नों के द्वारा छात्रों की सोचने, तर्क, विश्लेषण आदि की दृष्टि से प्रोत्साहित करने के लिए। यहाँ पे देखिए क्लियर कितने अच्छे ढंग से बताया गया है कि प्रश्नों के माध्यम से जो छात्र होते हैं उनके अंदर सोचने विचारने की क्षमता का विकास होता है, तर्क शक्ति का विकास होता है, विश्लेषण और संश्लेषण की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसका विकास होता है। और नंबर 2 हम देखते हैं प्रश्नों के द्वारा विषय में बालकों की रुचि जागृत करने के लिए। कभी कभी
जब बच्चे उस विषय में रुचि ना ले तो उसे शिक्षक का ये दायित्व होता है कि प्रश्नीकरण कौशल के माध्यम से छात्रों में रुचि उत्पन्न करें। यही रीजन है कि जब आप प्रस्तावना कौशल के माध्यम से भी आप देखेंगे, प्रस्तावना कौशल में भी यही होता है कि बच्चों को उनके पूर्व ज्ञान से अटैच करके नवीन ज्ञान तक उनको ले जाना, जिससे बच्चों में उस चीज़ के प्रति क्यूरियोसिटी हो। जो बच्चा किसी भी वस्तु के विषय में अगर थोड़ी जानकारी रखता है तो उस वस्तु से नवीन ज्ञान को वो अटैच करना चाहेगा, तो उसके लिए प्रश्नीकरण कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। नंबर 3 हम देखते हैं, बालकों द्वारा प्राप्त ज्ञान को व्यक्त करने तथा व्यवहारिक बनाने के लिए। बालक किस तरह से ज्ञान प्राप्त करे और व्यवहारिक जीवन में उसका क्या उपयोग है, वो उसको व्यवहारिक कैसे बनाए, इसके लिए भी प्रश्नीकरण कौशल आवश्यक होता है। नंबर 4 है, कक्षा में अध्ययन अध्यापन का वातावरण बनाए रखने और छात्रों को अध्ययनरत रहने के लिए भी प्रश्नीकरण कौशल आवश्यक होता है। दोस्तों, जब भी एक शिक्षक अपना शिक्षण कार्य करता है तो उस समय छात्रों का जो ध्यान है वो कक्षा की तरफ रहे, यानी कि जो वो पढ़ रहे हैं उसकी तरफ उनका ध्यान रहे। इसलिए भी प्रश्नीकरण कौशल बीच बीच में करना चाहिए। छात्रों को बीच बीच में छात्रों का फीडबैक भी इसीलिए लिया जाता है प्रश्नीकरण कौशल के माध्यम से, कि छात्र जो भी शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य हो रहा है उसमें वो अधिगम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नहीं तो फिर से शिक्षक जो चीज़ें पढ़ा चुका उसको वो फिर से एक्सप्लेन करता है। नंबर 5 है, छात्रों की सक्रियता और सहभागिता प्राप्त करने के लिए। छात्र कितने ज़्यादा सक्रिय हैं, कितने ज़्यादा एक्टिव हैं, इसके लिए भी प्रश्नीकरण कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नंबर 6 है, पाठ का मूल्यांकन करने के लिए। दोस्तों, जब एक शिक्षक के द्वारा अपने पाठ्य वस्तु को पढ़ाया जा चुका होता है तो उस समय जो भी उसके द्वारा पढ़ाया गया उसको जानने के लिए कि छात्रों ने कितना अधिगम किया, इस चीज़ को जानने के लिए भी शिक्षक के द्वारा प्रश्नीकरण कौशल का प्रयोग किया जाता है। और नंबर 7 है, प्रश्नों के द्वारा छात्रों की समझ का पता लगाने तथा उन्हें अच्छी तरह समझाने के लिए भी। दोस्तों, एक शिक्षक जब अपना शिक्षण कार्य समाप्त कर लेता है तो उनके मूल्यांकन के लिए भी प्रश्नीकरण कौशल का यूज कर सकता है, और साथ ही छात्रों ने उस पाठ्य वस्तु को कितने अच्छे ढंग से समझा इसके लिए भी वो प्रश्नीकरण कौशल का प्रयोग करता है। अच्छे प्रश्नों के गुण, उद्देश्य मुख्य प्रश्न। अच्छे प्रश्न जो होते हैं उनका अपना कुछ उद्देश्य होता है। सरल भाषा वाले प्रश्न होते हैं, वो सरल भाषा में प्रश्न पूछने से जो छात्र हैं उनको अच्छे ढंग से समझ में आता है क्वेश्चन, और वो उसको बेहतर तरीके से रिप्लाई कर पाते हैं। पुस्तक की भाषा से भिन्न प्रश्न। दोस्तों, अच्छे प्रश्न के ये गुण होते हैं कि जो पुस्तक में दिए गए हैं केवल वही प्रश्न ना पूछ करके शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में किस तरह से निपुणता लाया है उसके द्वारा वो प्रश्न करे, और वो भाषा इस तरह से यूज करे जो बच्चों को समझ में आए। छोटे प्रश्न होने चाहिए। अच्छे प्रश्न के ये भी गुण होते हैं कि प्रश्न छोटा हो लेकिन तार्किक हो। नंबर 5 है, विचारोत्तेजक व क्रमबद्ध प्रश्न। विचारोत्तेजक और क्रमबद्ध प्रश्न होने चाहिए। यहाँ पर अब हम देखते हैं विचारों की भावना को आगे बढ़ाने के लिए भी ऐसे प्रश्न होने चाहिए जो बच्चों को उनकी थिंकिंग पावर को मजबूत करे, और साथ ही जिस तार्किक और क्रमबद्ध तरीके से शिक्षक के द्वारा अधिगम कराया गया उस चीज को भी बच्चा सीखे। प्रश्नीकरण कौशल के घटक। इस कौशल के निम्नलिखित घटक हैं। नंबर 1 है, व्याकरण की शुद्धता। अध्यापक द्वारा शुद्ध भाषा का प्रश्न होना चाहिए। यदि अध्यापक शुद्ध भाषा का सही प्रयोग नहीं करेगा तो छात्रों में प्रश्नों के प्रति भ्रम उत्पन्न हो जाएगा।
यहाँ पर देखेंगे व्याकरण की शुद्धता एक शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर आप एक हिंदी के टीचर हैं और आपकी जो हिंदी की प्रोनाउंसिएशन है, आपका जो व्याकरण जो यूज कर रहे हैं अपने छात्रों को पढ़ाने, समझाने, बोलने में, वो अगर शुद्ध नहीं है तो उसका बहुत ही बैड इम्प्रेशन पड़ता है। अगर आप एक इंग्लिश के अध्यापक हैं तो ज़्यादातर आप इंग्लिश पढ़ाते समय अपने वर्ड में ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड का ही प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इंग्लिश सेंटेंस का प्रयोग करें तो इससे भी ये सारी चीज़ें भी एक शिक्षक को ध्यान में रख कर के अपना शिक्षण कार्य करना चाहिए। और इसके जो प्रश्नीकरण कौशल के घटक हैं कि नंबर 1 था व्याकरण की शुद्धता और नंबर 2 है संक्षिप्तता। प्रश्न की संक्षिप्तता से तात्पर्य प्रश्न की लंबाई से है। प्रश्न कितना बड़ा है ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न सहजता हेतु संक्षिप्त प्रश्न ही पूछे जाने चाहिए। प्रश्न सीधा तथा स्पष्ट होना चाहिए जो बच्चों को समझ में आए। ऐसा नहीं कि आपका जो लैंग्वेज हो वो काफ़ी टफ हो और आप जो भी भाषा यूज कर रहे हैं वो बच्चों को समझ में ना आए और आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो या बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तो इससे बच्चे समझ नहीं पाते हैं आपके प्रश्न को। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न जो है संक्षिप्त होने चाहिए। नंबर 3 हम देखते हैं प्रासंगिक। प्रासंगिक प्रश्न वे हैं जो पाठ या विषय वस्तु से संबंधित हो। पाठ तथा विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछने पर छात्र तुरंत उत्तर देते हैं। जब भी आप किसी पाठ्य वस्तु को अपने शिक्षण कार्य के माध्यम से छात्रों को समझाते हैं तो उससे रिलेटेड ही प्रश्न पूछें, जिससे छात्रों का अधिगम कितना हुआ है आपको ये भी पता चलेगा और साथ ही जो छात्रों के अंदर जो जिज्ञासाएं हैं वो भी उनकी शांत होंगी। नंबर 4 है प्रश्न पूछने की गति। अध्यापक को प्रश्न ना तो तेज गति से बोलना चाहिए और ना ही धीमी गति से। अध्यापक को एक साथ सारे प्रश्न भी नहीं पूछने चाहिए। दोस्तों, जब भी आप प्रश्न पूछिए शिक्षण कार्य के दौरान, यहाँ पे एक शिक्षक का ये दायित्व है कि प्रश्न पूछने की जो गति है वो बहुत ज़्यादा तेज नहीं होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा धीमी होनी चाहिए। प्रश्नों की गति इस तरह से होनी चाहिए जो बच्चे की समझ में आए। नंबर 5 है अध्यापक के आवाज़ की अस्पष्टता। बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी अध्यापक के लिए। अगर आपकी जो भाषा है और आपकी जो बोली है उसमें अस्पष्टता नहीं है, आप जो भी बोल रहे हैं उसमें कुछ कमियां हैं या प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं हो रहा है, तो ये सारा जो है बैड इम्प्रेशन होता है एक शिक्षक का अपने शिक्षण में। उसमें जो भी आप बोलिए, जहाँ पे आपको रुकने की ज़रूरत है, जो भी जहाँ पे सेंटेंस में उतार चढ़ाव है उसको और उसके जो भाव हैं, अगर कहीं पे हंसी का भाव है, खुशी का भाव है तो वहाँ पे आप खुश दिखिए। जहाँ पे आपको जैसा भाव प्रकट करना वो भाव भी आपको बच्चों के सामने प्रकट करने चाहिए। नंबर 6 है प्रश्न दोहराना। अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। प्रश्नों को बार बार दोहराने से उसमें बदलाव आ जाता है, इससे छात्रों में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। एक ही प्रश्न को आप बार बार पूछेंगे तो उसमें बदलाव आ जाता है और छात्र भ्रमित होते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रख कर के ही शिक्षण कार्य करिए। इसमें आपके जो प्रश्नीकरण कौशल के घटक के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आप देख चुके हैं। अब हम चलते हैं प्रस्तावना कौशल। इस शिक्षण कौशल को पाठ प्रारंभ कौशल अथवा विन्यास प्रेरणा कौशल कहते हैं। प्रश्नीकरण कौशल और प्रस्तावना कौशल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल हैं एक शिक्षण कार्य को करने के लिए और एक शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए। आपका शिक्षण कार्य प्रभावशाली तो बनता ही है इन कौशलों का प्रयोग करने से, साथ ही जो छात्र अधिगम करते हैं उन्हें अधिगम उनका जो है अच्छा होता है, यानी कि वो चीज़ों को जल्दी समझते और सीखते हैं। जब शिक्षक नया पाठ पढ़ाना प्रारंभ करता है तब सर्वप्रथम उस पाठ का संक्षिप्त परिचय देता है, जिसे भूमिका कहते हैं। वह कितनी सफलता से परिचय देता है सभी कक्षा के छात्रों का ध्यान आकर्षित कर सके। दोस्तों, प्रस्तावना कौशल किसी भी पाठ्य वस्तु को पढ़ाने से पहले
एक शिक्षक के माध्यम से किस तरह से शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये सारी चीज़ें आप जब माइक्रो टीचिंग करते हैं तो आपको बहुत अच्छे ढंग से बताई जाती हैं कि किसी भी पाठ्य वस्तु को शुरू करने से पहले आप बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानें। आप बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानेंगे तभी तो बच्चों को नवीन ज्ञान से जोड़ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लास में बहुत अच्छे ढंग से बताई जाती हैं माइक्रो टीचिंग के माध्यम से। और मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि जब भी आप इन सारी चीज़ों को करेंगे रियल में, जब भी शिक्षण कार्य करेंगे तो ये सारी चीज़ें मिस करेंगे कि बहुत ही अच्छा लगता है। आज भी जब हम अपने क्लास में शिक्षण कार्य करते हैं, प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद ये सारी चीज़ें आप याद करेंगे कि जब हम अपने क्लास में शिक्षण कार्य करते थे अपने छात्राध्यापकों के समक्ष माइक्रो टीचिंग के माध्यम से, तो ये सब कितना ज़्यादा अच्छा लगता था। सीखने की नई नई टेक्निक हमें जानने को मिलती थी शिक्षण कौशल के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं, पाठ लेखन तथा उद्देश्यों को लिखने के समय यह प्रस्तावना तैयार कर लिया जाता है। यह शिक्षक की कल्पना शक्ति तथा अनुभवों पर तैयार की जाती है। दोस्तों, एक शिक्षक का जो भी अनुभव होता है उसी के आधार पर वो अपना पाठ नियोजन करता है, और ये पाठ नियोजन के समय ही वो तय करता है कि हमें किस तरह से अपने पाठ्य वस्तु की प्रस्तावना को रखना है। प्रस्तावना के उद्देश्य क्या है या प्रस्तावना का प्रयोग क्यों? छात्रों को प्रस्तुत पाठ के लिए तैयार करना। छात्र जो आपके समक्ष अध्ययन कार्य कर रहे हैं उन्हें किस तरह से उनके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ें, किस तरह से उन्हें जो हम पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उससे अटैच करें। तो ये सारी चीज़ें प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत हम सीखते हैं। नंबर 2 है पूर्व ज्ञान का संबंध नवीन ज्ञान से जोड़ना। छात्रों को रुचि तथा सहभाग को प्रेरित करने के लिए प्रस्तावना का प्रयोग किया जाता है। छात्रों को एकाग्रचित करने के लिए, साथ ही जो चीज़ें आप बच्चों को अपने पाठ्य वस्तु के माध्यम से बताने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, उस चीज़ को बच्चा और बेहतर ढंग से नवीन ज्ञान से जुड़े, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे प्रस्तावना कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी नए विचार या सिद्धांत को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, किसी भी नई चीज़ को सिखाने के लिए भी प्रस्तावना कौशल अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, जैसे कि अगर आप एक हिंदी के टीचर हैं, कोई एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, तो कहानी सुनाने से पहले आप बच्चे के पूर्व ज्ञान के बारे में जानेंगे कि बच्चा क्या उस विषय से रिलेटेड कोई चीज़ जानता है। अगर वो जानता होगा तभी वो को रिलेट कर पाएगा आपके पाठ्य वस्तु को। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नंबर 5 देखते हैं, पाठ के पूर्व पाठ के दौरान प्रसंग का एक ढांचा निर्मित करने के लिए। प्रसंग का एक ढांचा निर्मित करने के लिए भी प्रस्तावना कौशल का प्रयोग किया जाता है। आपकी जो पाठ्य वस्तु है उसको किस तरह से कनेक्ट करना है, ये आपको प्रस्तावना कौशल बताता है। प्रस्तावना का प्रयोग पाठ के प्रारंभ में, प्रकरण के परिवर्तन में या प्रश्न और उत्तर सत्र के पूर्व कहाँ कहाँ प्रयोग होता है प्रस्तावना का, ये हम देखेंगे। पाठ के प्रारंभ में भी प्रस्तावना कौशल का प्रयोग होता है, और किसी भी प्रकरण को जो आप शिक्षण कार्य के दौरान पढ़ा रहे हैं उसके परिवर्तन में भी प्रस्तावना का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न और उत्तर सत्र के पूर्व भी, जैसे आप कोई भी प्रश्नीकरण कौशल के माध्यम से कोई भी प्रश्न पूछ रहे हैं अपने छात्रों से, तो उस दौरान अगर आपका छात्र थोड़ा भी सही बता रहा है तो उसमें आप बच्चे के ज्ञान को, जो उसका पूर्व ज्ञान है, उसको थोड़ा सा नवीन ज्ञान के साथ जोड़ करके उसको हिंट देंगे, जिससे वो आगे जो भी आपने एक्सप्लेन किया उसको अच्छे ढंग से बता पाए। तर्क और वितर्क के पूर्ण भी प्रस्तावना कौशल का प्रयोग होता है। और नंबर 5 है फिल्म, स्ट्रिप, रेडियो कार्यक्रम आदि के पूर्व प्रस्तावना का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बहुत से अवसरों पर प्रस्तावना का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों, इस वीडियो के प्रारंभ में हम आपको ये बताते हैं कि आज हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, किस क्लास को पढ़ाने जा रहे हैं, क्या सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं, सब्जेक्ट का नाम क्या है। तो
तो ये सारी आपके प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत ही आती हैं, जिससे आप उस चीज़ से कनेक्ट हो पाते हैं जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। प्रश्न है, प्रस्तावना कौशल के घटक। इस कौशल के निम्नांकित घटक हैं का पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान, किसी भी नए प्रकरण को पढ़ाने से पूर्व छात्रों का पूर्व ज्ञान जान लेना आवश्यक होता है। पूर्व ज्ञान उस उप विषय के बारे में जानना चाहिए जिस विषय के लिए शिक्षण कार्य शुरू किया जाना है। उससे विद्यार्थी नए विषय वस्तु को पढ़ने में रुचि लेंगे। यहाँ पे देखिए जो कौशल का घटक है, यहाँ पे प्रस्तावना कौशल का जो भी घटक है, तो यहाँ पे आपको पूर्व ज्ञान जानने के लिए ही बच्चों के यहाँ पे प्रस्तावना कौशल यूज करना रहता है कि सबसे पहले बच्चा कितना जानता है, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो बच्चे के लेवल तक जाके शिक्षण कार्य करे। आपको बच्चे का लेवल टटोलना होता है इस प्रस्तावना कौशल के माध्यम से। आप बच्चे को हासिल वाला जोड़ सिखाने जा रहे हैं लेकिन अभी उसको जोड़ ही नहीं आता, तो हासिल वाला जोड़ कैसे सीखेगा? इसके लिए सबसे पहले उसके पूर्व ज्ञान को जानना जरूरी है। तो यहाँ पर पूर्व ज्ञान एक घटक है। नंबर बाद देखते हैं उचित श्रृंखलाबद्ध। पाठ को प्रारंभ करते समय प्रयोग में लाए जाने वाले विचारों, प्रश्नों तथा कथनों आदि में तारतम्यता का होना आवश्यक होता है। दूसरा यहाँ पे बा है उचित श्रृंखलाबद्ध। जो भी आप पाठ पढ़ाने जा रहे हैं छात्रों को प्रस्तावना कौशल के माध्यम से, तो उसमें जो स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज़ें आप सिखा रहे हैं बच्चों को, वो एक तारतम्यता में होना आवश्यक होता है। जैसे अभी हमने इसके पहले एक उदाहरण दिया कि आप अगर बच्चे को जोड़ सिखाने जा रहे हैं, तो हासिल वाला जोड़ सिखा रहे हैं, तो सबसे पहले उसको जोड़ आता है कि नहीं ये जान लेना जरूरी है, और किसी भी वस्तु को गिनना आता है कि नहीं ये भी जान लेना जरूरी है। तो स्टेप बाय स्टेप बच्चा अगर चीज़ों को जानेगा तभी वो आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो फिर वो बीच में ही उसको समझ में नहीं आएगा, तो बीच में ही वो रुक जाएगा। नंबर गा है उद्देश्य और सहायक सामग्री। पाठ के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। कक्षा में एक ही तरह के शिक्षण कार्य से छात्रों में अरुचि तथा ऊब जाते हैं, अतः शिक्षण को प्रभावशाली और रुचिकर बनाने के लिए उचित सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। दोस्तों, किसी भी शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए जो शिक्षण के साधन होते हैं, जो सामग्रियां होती हैं, अगर आप एक भूगोल के टीचर हैं, अगर आप भूगोल के मैप बच्चों को नहीं दिखाएंगे तो उन्हें नहीं समझ में आएगा कि कौन सा पूरब है, कौन सा पश्चिम, कौन सा उत्तर, कौन सा दक्षिण, किस प्लेस को आप इंडिकेट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें कैसे समझ में आएंगी। तो ये सारी चीज़ें जो आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं उसका एक उद्देश्य होना चाहिए जिससे बच्चों में रुचि उत्पन्न हो जाएगी, और साथ ही वो जो आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं वो प्रभावशाली बनेगा। नंबर घा देखते हैं कथनों का विषय वस्तु और उद्देश्य के संबंध। पाठ की प्रस्तावना करते समय जिन जिन कथनों का प्रयोग किया जाए उन सभी कथनों का संबंध नई पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से अवश्य होना चाहिए तथा उस विषय वस्तु का संबंध पूर्व निर्धारित उद्देश्यों से होना चाहिए। दोस्तों, जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है, उसका उद्देश्य जो आप पूर्व में पढ़ा चुके उससे संबंधित होना चाहिए, जिससे कि बच्चा उस चीज को और आसानी से समझ सके। अंगा यहाँ पे प्रस्तावना अवधि। प्रस्तावना ना तो अधिक लंबी हो और ना ही अधिक छोटी होनी चाहिए तथा उस विषय वस्तु का संबंध पूर्व निर्धारित उद्देश्यों से होना ही चाहिए। बहुत ही ज़्यादा आपके प्रश्न भी नहीं होने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा आपकी प्रस्तावना भी नहीं होनी चाहिए कि बच्चा सुनते सुनते किसी भी चीज़ की प्रस्तावना में आप इतनी ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगें कि बच्चा सुनते सुनते उब जाए, बल्कि आपको उसके पूर्व ज्ञान को टटोलते हुए उसके बारे में कुछ आपको जानकारी देनी है और उसको उसके नवीन ज्ञान से जोड़ते हुए आपको अपने शिक्षण कार्य को प्रारंभ करना है। छात्रों में रुचि तथा अभिप्रेरणा उत्पन्न करने की क्षमता। शिक्षक में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह छात्रों में रुचि एवं अभिप्रेरणा जागृत कर सके। आप अपने शिक्षण कार्य के माध्यम से इस तरह से अपने शिक्षण कार्य को बनाए रुचिकर कि वो छात्र आपकी जो पढ़ाई जाने वाली पाठ्य वस्तु है उसमें रुचि ले। प्रस्तावना कौशल के लिए सुझाव।
नंबर 1 है छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगाकर उसके आधार पर विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। और नंबर 2 है प्रस्तावना के समय उन्हीं वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए जो छात्रों का ध्यान मूल पाठ तथा मूल उद्देश्यों की ओर आकृष्ट कर सके। आपको प्रस्तावना के समय उन्हीं वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए जो बच्चे के जो आप शिक्षण कार्य करने जा रहे हैं उस पाठ से रिलेटेड हो। प्रस्तावना से संबंधित सभी कथन एक दूसरे से जुड़कर श्रृंखलाबद्ध होने चाहिए। जो भी आप प्रस्तावना कौशल के माध्यम से आप बच्चे को शिक्षण कार्य देने चाह रहे हैं उसमें जो भी आप प्रश्न पूछ रहे हैं उस जो भी आप डिटेलिंग कर रहे हैं या व्याख्या कर रहे हैं वो एक क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए जिससे बच्चा स्टेप बाय स्टेप उस चीज को समझते हुए नवीन ज्ञान को प्राप्त करे। नंबर 4 है पाठ को प्रस्तुत करने के लिए पाठ के उद्देश्य के अनुरूप विभिन्न साधनों का प्रयोग करना चाहिए। आप जो भी शिक्षण कार्य जो भी कर रहे हैं उसमें जो भी विषय आप पढ़ा रहे हैं उस विषय में जो भी साधन, अगर आप एक भूगोल के टीचर हैं तो भूगोल का मैप आवश्यक हो जाता है। और इस तरह से अगर एक आप विज्ञान के टीचर हैं तो विज्ञान के लिए आपकी प्रयोगशाला में जो भी चीज़ें आती हैं या फिर जो भी आप जैविक पदार्थ या भौतिक पदार्थ यूज कर रहे हैं अगर उसका एक कृत्रिम मॉडल आपको मिलता है तो वो सारी चीज़ें यूज करने से आपका जो क्लास का शिक्षण कार्य वो तो प्रभावी बनेगा ही, साथ ही बच्चों के अधिगम करने में रुचि भी उत्पन्न होगी। नंबर 5 है प्रस्तावना ना तो बहुत अधिक लंबी और ना बहुत अधिक छोटी होनी चाहिए। किसी भी चीज़ के बारे में जो अगर आप बच्चों के पूर्व ज्ञान से अटैच कर रहे हैं तो आप उसके बारे में बहुत कम भी जानकारी ना दें और बहुत अधिक भी ना बताएं कि बच्चा सुनते सुनते ऊब जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताया करिए कि आपको मेरा ये प्रयास कैसा लग रहा है, क्योंकि ये तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है आपके लिए। जो चीज़ें हम नहीं सीख पाए या हमारे लिए उतने शिक्षक उपलब्ध नहीं थे तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है हम उसको अपने माध्यम से कुछ थोड़ा सा प्रयास कर पाएँ सिखाने का, और बाकी आप तो खुद ही समझदार हैं। तो आज के लिए बस इतना ही और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।